आई होप सो आप अच्छे होंगे। मेरा नाम रेणु कक्कड़, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे बच्चे सीटेक की तैयारी कर रहे हैं और सीटेक की क्लासेस डे 1 से मैं ही स्टार्ट कर चुकी हूँ। एसएसटी की क्लासेस मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एक एक चैप्टर को क्लियर समझाते हुए उसमें बताया कि मेन पॉइंट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। आप वो खुद से नोट्स बना सकते हैं। मेरी जो क्लासेस चल रही है वो है आपकी जो ज्योग्राफी है, क्लास 6 से लेकर 6 क्लास से ख़त्म हो चुकी है। 7th क्लास का आज लास्ट चैप्टर है जो आज फिनिश करने के बाद हम हिस्ट्री ज्योग्राफी का 8th क्लास की बुक्स को पढ़ेंगे। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम गाइड पढ़ लेते हैं उससे हमारा सीटेक क्लियर हो जाएगा। देखिए, पेपर 2 इतना ईजी नहीं है। लास्ट टाइम का रिजल्ट आपने देखा ही है सभी ने। तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को, अभी भी आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी को पढ़िए। एक एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हुए खुद के पॉइंट्स वगैरह नोट्स बनाइए। जैसे कि मेन पॉइंट्स मैं जो बता दूंगी वो उसके ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एजम्पशन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि हमें हर एक चीज़ के पॉइंट्स को पढ़ना है और अपने माइंड में इस हर चीज़ कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको सीटेक का जो नोटिफिकेशन है या फिर अदर एग्जाम है, जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, मैं उसका अपडेट देती रहती हूँ। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि रेगिस्तान में जीवन कैसा था। ये ज्योग्राफी में है, भूगोल में। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जल पीने के लिए ना तो जल ना हो तो मवेशी को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर हम किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान आपने भी देखा है, हर किसी को पता है कि रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे शुष्क होती है, उसकी विशेषता है। और उसका जो वहाँ पे हमेशा उच्च और निम्न तापमान वाली विरल वस्तुएं, वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है शब्दावली के अकॉर्डिंग। तो इसको आप मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं हाईलाइट करते हुए बताऊंगी। आगे लिखा हुआ है कि जब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं, वहाँ के लोगों के अगर गर्म है तो कैसे सीखा है, बर्फ ठंडी है तो कैसे। तो रेगिस्तानी विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होता है, मतलब बहुत उच्च लेवल पर तापमान होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत जल भी उपलब्ध होता है और कृषि करने के लिए बच सकता है। सबसे पहला है रेगिस्तान, गर्म माना जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसको कहते हैं सहारा मरुस्थल। विश्व और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर अफ्रीका के भूभाग पर फैले हुए सहारा के रेगिस्तान से पता लगाइए। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर था? यस, याद है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम रेखांकित करते हुए पढ़ते हैं ताकि आपके माइंड में भी रहे। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये देश है अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, स्विट्जरलैंड, टूरेशिया और पश्चिम सहारा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में, यानी कि आपके दिमाग में तुरंत ही एक रेत का दृश्य भरता है। आपको भी पता है, रेगिस्तान का नाम लेते हैं तो वहाँ पे सारा रेत ही रेत है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन बंजर के मैदान और नग्न चट्टानी सतह पर उठित पठार भी पाए जाते हैं। इस लाइन को इंपॉर्टेंट है। ये चट्टानी सतही कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। देखिए, इस स्थान के बारे में आपको कुछ विशेषता बता रहे हैं, तो इस विशेषता को आपको ध्यान में रखना है। और ये इसकी विशेषता है कि बंजर भूमि है। ये स्थान सहारा मरुस्थल के लिए बताया गया है। पिक्चर्स में भी आपको दिखा रखा है कि इस तरीके से बंजर भूमि है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है? तो इसको मैं इसलिए पॉइंट में रख रही हूँ, तो आप भी अपने माइंड में ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ की नदियाँ मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ की जलवायु जो थी वो बहुत अधिक गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया गया, यानी कि उनका परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे देख रखे कि हमारी जो सहारा मरुस्थल है उसके आसपास के जितने भी घेर रखा है वो क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं। एक एक करके इनके बारे में डिटेल में नहीं, पॉइंट में। अंटार्कटिक महासागर के पास पश्चिमी सहारा है, भूमध्य सागर के पास है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, एशिया के पास कर्क रेखा सहारा मरुस्थल सेंटर में है। ये इसके आसपास की जो भी अभी मैंने पढ़े हैं जिससे घिरा हुआ है, माली, नाइजर, चाद, सूडान, इराटारिया, ठीक है, मोरितानिया,
उसके बाद सोमाली गणतंत्र है, हिंद महासागर है, सारा मरुस्थल है, अंटार्कटिक महासागर है और मकर रेखा यहाँ पे दे रखी है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के सहारा देश है जहाँ पे यहाँ पे फैले हुए हैं। आगे एक पॉइंट दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। आगे कह रहे हैं कि सहारा के अल्जीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ की जलवायु पढ़ते हैं कि इनकी जलवायु कैसी होती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में बताती जाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है, मतलब बिल्कुल साफ होता है और सॉफ्टनेस होती है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा यानी नमी बनी रहती है जिसमें कपड़े जल्दी से सूखते नहीं है, तेजी से वाष्पित हो जाता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म रहता है, मतलब दिन बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म रहती है। अगर हम पैर डालें तो हमारे पैर भी जल सकते हैं क्योंकि इतनी गर्मी में हमारा शरीर भी जलने लग जाता है। तापमान का विकरण होने से चारों तरफ कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि जो सेल्सियस है माइनस तक पहुंच जाता है इतना। और गर्म कितनी होती है 50 डिग्री सेल्सियस से भी अप हो जाता है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं वनस्पति जात और प्राणी जात क्या से हैं यहाँ के, इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके, है ना। यहाँ पे लिखा है वनस्पति जात। सहारा मरुस्थल की वनस्पतियों में कैटलस जिसमें कांटेदार होते हैं, खजूर के पेड़, अक्लेशिया पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पे मधुधान बड़े बड़े पेड़, खजूरों के पेड़ों से घिरे हरिद्वीप भी पाए जाते हैं। हरिद्वीप के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हरिद्वीप के चित्र दे रखा होगा तो उसके बारे में। अब यहाँ पे ऊंट पाया जाता है, लकड़बग्गा पाया जाता है, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां हैं। छिपकलियां हमें जीव जंतु के रूप में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, ये जानना जरूरी है। कहाँ मिले हैं? सहारा रेगिस्तान के पास मछलियों के कंकाल मिले हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मछलियों के कंकाल कहाँ मिले हैं? सहारा मरुस्थल के रेगिस्तान में। आगे यहाँ के लोग कैसे कहते हैं, मतलब उनका जनजीवन कैसा है। रेगिस्तान के जो कष्टदायी जलवायु समुदाय के लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। बेदुइन और तुरारेंग भी शामिल है। ये जातियां हैं, उस समय की जातियां जो चलवासी जनजातियां वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इसकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाइयाँ, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल बड़ी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मधुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ की जल उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगते हैं, मतलब पानी की वहाँ पे प्रचुर मात्रा है इसलिए वहाँ पे आसानी से खजूर के पेड़ उगते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जो सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस लाइन को ध्यान से रखिए कि विश्व में जितनी भी कपास है वो कहाँ प्रसिद्ध है? सहारा मरुस्थल के आसपास है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उपवाद को अल्जीरिया, देखिए यहाँ पे अल्जीरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट बता देती ये लाइन। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने वाले सहारा मरुस्थल में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम आदि सम्मिलित है। सहारा की संस्कृति जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन हैं। ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले लिया है। तुरंगरेंग रोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। यहाँ के चलवासी आदिवासी जो है ना, उसकी तरह से यहाँ पे चलवासी जनजाति के लोग, चलवासी मतलब इधर से उधर जाने वाले शहरों की ओर जा रहे हैं और तेल और गैस जैसी में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है तो इसको पढ़ लेते हैं और इसको रेखांकित भी करना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे यहाँ तक कर लिया, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तब वहाँ गत बन जाता है। गत मतलब एक हॉल सा बन जाता होगा। जब ऊपर की तरफ जाती है रेत तो वो रेत में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, तो वो रथ कहा जाता है जल सतह पर। और मधुद्यान बन जाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे मधुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं क्योंकि खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मधुद्यान असामान्य रूप से बड़े भी हो सकता है। मुर्कों में टेफिलाइटेन
लालटेन मधुयान एक ऐसा विशाल मधुयान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब है दूसरा, बस इतना ही बताया था कि इसमें हमारे रेगिस्तान में क्या क्या चीज़ हो गया। अब उसका दूसरा प्रदेश जो आपको मैंने बताया था लद्दाख। लद्दाख बना हुआ है ला माने पर्वतीय दरार और दाख मतलब देश, यानी एक ऐसा देश जहाँ पे पर्वतीय दरार भी है, ठंडा प्रदेश भी माना जाता है। अब ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में विहित हिमालय में स्थित लद्दाख का एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थिर है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी और घाटी महाखंड यानी गोर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे गेगरी हिमानी हैं। लद्दाख की ऊंचाइयाँ कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक अधिक तक फैली हुई है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स सारे जो मैं पढ़ रही हूँ, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार पढ़ना, तभी आपको समझ में आएंगे। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु शीतल और शुष्क होती है। इस जो ऊंचाई है, वायु परत इतनी पतली होती है कि सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र होती है और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तापमान माइनस में चला जाता है। रात में लगभग -30 डिग्री टेम्परेचर से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है, लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्योंकि हिमालय की विष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, अब यहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दिस वन। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास या लद्दाख में स्थित है। द्रास का नाम याद रखना है। यहाँ पे बता दिया कि जम्मू कश्मीर में स्थित है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के आसपास कौन कौन से नगर है? श्रीनगर, जोजिला क्षेत्र, हिंदू नदी, श्लोक नदी, तो इसको ध्यान में रख लेना। पाकिस्तान ये जगह बताइए। आगे जो उन्होंने बोला उनको कंटिन्यू करते हैं। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं से, कह रहे हैं यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं से तेज जलने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आश्चर्य होगा, यदि सूर्य की धूप में इतने बैठे हैं तो आपकी छाया में तो आप एक साथ समय में ऊष्म घात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। एक तरफ गर्मी हो रही है और एक तरफ ठंड हो रही है, यानी दोनों ही चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब लद्दाख का कह रहे हैं, लद्दाख को कापाचीन भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिमभूमि। तो यहाँ ध्यान रखना, कापाचीन किसे कहते हैं? लद्दाख को बोलते हैं। वन्य वनस्पति और प्राणी जातक में क्या कह रहे हैं? यह उच्च उष्णता के कारण वनस्पति विरल है। या जानवरों के चरने के लिए कहीं पर भी घास या छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में शरपत यानी वीरो और पॉवलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एंड अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां आती हैं। इनमें रॉबिन, रेस्टर्ड, तिब्बत स्नोकॉक, रेविन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इसमें कुछ प्रवासी पक्षी भी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार से कुत्ते आदि पाए जाते हैं। पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का प्रयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ और बकरी बालों का प्रयोग ऊनी वस्त्र को बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ और बकरी ऊनी वस्त्र। आगे यहाँ पे कह रहे हैं चीनू और तिब्बती। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, चीनू और तिब्बती एटीलोप एक विलुप्त प्रायः परजीवी है, जिसका शिकार शैतूश नामक इसके ऊन से के लिए किया जाता था, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है। अब एक और पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है आपने। क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्ला जो है शरपत विलो की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या लोग लद्दाख या तिब्बत जैसे मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कोई समानता पाते हैं? हाँ, यहाँ के अधिकतर लोग मुसलमान हैं और बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ परंपरागत गोपा के नाम से स्थित है। कुछ मठ यहाँ पे हैं, हिमिस, थिकस, शे, लामलुया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, और इसको ध्यान में रखना कि इसमें कौन कौन से मठ है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है पिछले एग्जाम में। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, मटर, आलू, सेम और शलगम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में ये कष्टकारी होते हैं, तो लोग धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव जैसे में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं यहाँ की महिलाएं अत्यधिक मेहनती होती हैं और यहाँ पे घर और खेत में काम नहीं करती, बल्कि वे छोटे छोटे व्यवसाय या दुकान संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह की जोजिला, ध्यान से देखिए, लेह की जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीरी घाटी से जुड़ता है। क्या आप इस हिमालय के कुछ अन्य दरारों के नाम जानते हैं? तो यहाँ पे थिकस मठ दिखा रहे हैं किस तरीके से बना हुआ है, और इसका पिक्चर्स देकर आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कुछ पता नहीं है कि एग्जामर के माइंड में क्या चल रहा है, तो इसलिए पिक्चर को भी ध्यान में रखना है। यहाँ का मुख्य कार्यक्रम क्रियाकलाप पर्यटन में देश विदेश से अन्य पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन
घास के मैदानों और हिम नदों की सैर और सब अनुष्ठान को देखना यहाँ के पर्यटक के आकर्षक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दी से प्रकृति के अन्य समन्वय और संतुलन बनाए रखना सीखा है। जल और ईंधन के जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें अलग अलग 4 दरारें बताई गई है, तो 4 दरारों को आपको ध्यान में रखना है। मनाली लेह राजमार्ग में 4 दरारों से गुजरता है। लोतांग ला, बारालाचा ला, लुंगा लाचा ला, टंगलंग ला। तो ये 4 मार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, जब मार्ग में बर्फ की सतह हट जाती है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बारालाचा का तीर्थ दे रखे हैं, पार्वैक भेषज लद्दाखी महिलाएं दे रखी हैं। तो यह चैप्टर में इतना ही है, और इसमें दोनों ही चीज़ों के, एक ठंडा प्रदेश और गर्म प्रदेश में हमें किस किस है ये मठ याद रखने हैं कि इसमें मुसलमानों और उसमें मठ में सबसे पहला परंपरा की थी गोपा के साथ, तो गोपा याद रखना है। क्रिकेट जो बैच बनाया गया था वो शरपत पोरा यानी विलो की पेड़ की लकड़ी से बनाया गया था। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो ध्यान रखनी है। एक जीव है जो चीरू और तिब्बती एंटीलोप, एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शहतूश नामक एक ऊन के लिए किया जाता है उसका शिकार। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक चीज़ एसएसटी में पूछी जाती है, तो हर एक चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया वो भी बताया, मैंने इसमें पेन पॉइंट्स बता दिए, तो आप नोट डाउन करके उसको डेली रिवाइज कीजिए, डेली पढ़िए, क्योंकि आप अपना एक शीट ले लीजिए, उसमें लिखिए, डेली नज़र पड़े, डेली सुबह शाम एक बार वो अपने आप रिवाइज होता है। क्योंकि हमें क्या करते हैं कि 1 या 2 दिन बाद भूल जाते हैं चीज़ों को, तो ये सबसे बेस्ट तरीके, अपने नोट्स बनाइए, जहाँ पे आपको लगे तो उसको डेली अपने नोट्स को प्रीवियस के क्वेश्चन कीजिए, डेली नोट्स पढ़िए। जहाँ मुझे लगे क्या मैं भूल रही हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन जो पीछे गया, तो वो लिखिए, वहीं नोट डाउन कीजिए, हर एक क्वेश्चन को वहीं नोट डाउन कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और मुझे देखिए फिर उसी टाइम। ठीक है, ये प्लस पॉइंट होता है पेपर 2 एसएसटी के लिए क्लियर करने के, क्योंकि एसएसटी ऐसा इजी नहीं है कि आप इसको फटाफट पढ़ लिया और लिख लिया और कर लिया तैयार हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।